ये है काल पुरुष की कुंडली या फर्स्ट हॉरोस्कोप। लाल किताब इसी पे तो बेस्ड है, सारी कुंडलियां ऐसी तो बनती हैं। ये जो नंबर लिखे हैं ये राशियों के नंबर लिखे हैं। हमें हर एक राशि का लॉर्ड पता होना चाहिए और राशि का एट्रीब्यूट मतलब वो राशि क्या करती है ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहले मेष राशि नंबर 1 है। इसका मालिक होता है मार्स। यहाँ पे मैं राशि का मालिक लिख रहा हूं, ठीक है, पक्का अगर नहीं लिख रहा हूं याद रखना। 8वीं राशि का भी मालिक होता है मार्स। अभी जो पहली राशि है यानी कि एरिस, ये रिप्रेजेंट करती है एनर्जी, इनिशिएशन, हार्डवर्क, एग्रेशन, लीडरशिप क्वालिटी। वही सारी चीजें जो मंगल रिप्रेजेंट करता है और वही सारी चीजें जो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ, पर्सनालिटी। तो राशियों को याद करना बहुत इजी है एक्चुअली। हाउस के एट्रीब्यूट्स अगर याद है तो राशियों के एट्रीब्यूट्स भी आपको थोड़े बहुत याद है। जैसे कि कम्युनिकेशन कौन सा हाउस है? 3rd। तो जेमिनाई में भी कौन सा एट्रीब्यूट आएगा? कम्युनिकेशन का ही एट्रीब्यूट आ जाएगा। मैरिज कौन सा हाउस है? 7th। तो लिब्रा भी क्या है? मैरिज है। तुला राशि वो भी मैरिज को रिप्रेजेंट करती है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है। कर्म का कौन सा घर है? 10वां। तो कौन सी राशि कर्म को रिप्रेजेंट करेगी? 10वीं। गेन्स एंड प्रॉफिट कौन सा हाउस है? 11th। कौन सी राशि रिप्रेजेंट करेगी गेन्स एंड प्रॉफिट को? 11th। इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी अगर 12वां घर है तो पाइसेस भी स्पिरिचुअलिटी। विदेश अगर 12वां घर है तो पाइसेस भी विदेश है। लॉर्ड बताऊंगा उनको। जैसे 2 नंबर का मालिक वीनस है, 7 नंबर का भी मालिक वीनस है, 3 नंबर का मालिक मरकुरी है, 6 नंबर का भी मालिक मरकुरी है, 4 नंबर का लॉर्ड मून है, 5 नंबर का लॉर्ड सन है, 10 और 11 दोनों सैटर्न के हैं, और 9 नंबर का जुपिटर, 12 नंबर भी जुपिटर। अगर मैं आपसे कहूं पाइसेस का मालिक कौन है तो जुपिटर आएगा आंसर। सेजिटेरियस का मालिक कौन है तो जुपिटर आंसर आएगा। वर्गो का लॉर्ड कौन है? मरकुरी। लिब्रा का लॉर्ड वीनस। और स्कॉर्पियो का कौन है? स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स। ये चीज याद रखनी है, इसे कहते हैं लॉर्डशिप। एग्जॉल्टेड मतलब होता है पावरफुल। डेबिलिएटेड मतलब होता है कि कम पावरफुल, वीक। कुछ नेचुरल हाउसेस होते हैं जिसमें कोई भी प्लेनेट पावरफुल या फिर वीक हो जाता है। आपने वैदिक ज्योतिष में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उच्च के ग्रह नीच के ग्रह, वही सेम चीज है यहाँ पर। बट क्योंकि यहाँ पे राशियां मूव नहीं करती लाल किताब के अंदर, तो यहाँ पे नेचुरल हाउसेस में ही हम मानेंगे कि कोई प्लेनेट पावरफुल या वीक है, एक्सॉल्टेड है या फिर डेबिलिएटेड। जैसे सूर्य को अगर हम देखेंगे तो सूर्य पावरफुल होता है फर्स्ट हाउस में। इसको हम क्या बोलेंगे कि सूर्य उच्च के हैं पहले घर में, एक्सॉल्टेड पॉइंट है उनका। पक्का घर भी तो सूर्य का यही है। तो सूर्य को याद रखना इजी हो गया। सूर्य यहाँ पे पावरफुल है। सन इज एक्सॉल्टेड है। सूर्य उच्च का है। ऐसे ही शनि 7th हाउस में एक्सॉल्टेड है, पावरफुल है, उच्च का है।
दो नंबर राशि में चंद्रमा। राशि या फिर हाउस, लाल किताब में सब एक बराबर है। चाहे दो नंबर राशि बोलो, चाहे दो नंबर का हाउस बोलो, चंद्रमा यहाँ पे पावरफुल है। तीन नंबर राशि में राहु। ये इसका एक्सॉल्टेड पॉइंट है, इसलिए ये यहाँ पे पावरफुल। कोई भी प्लेनेट पावरफुल होगा तो वो पावर के साथ काम करेगा। स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा है, वो ज्यादा इफेक्ट देगा आपको। जहां जहां देखेगा वहां वहां अच्छे 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 और बुरे में मत जाइएगा, पावर और वीक में जाइए। अच्छा बुरा तो हम सीखेंगे कि कौन कहाँ पर। राहु हो गया थर्ड हाउस में। फोर्थ हाउस में कौन है? जुपिटर। गुरु यहाँ पे पावरफुल है। फिफ्थ हाउस लियो में। देखो राजा के घर में राजा से ज्यादा कौन पावरफुल होगा? हम्म, तो यहाँ पर कोई नहीं टिकता। तो फिफ्थ हाउस में नो, नो प्लेनेट गेट एक्सॉल्टेड, खाली रहता है। सिक्स्थ हाउस में मरकुरी। पक्का घर भी है इसका, राशि का लॉर्ड भी यही है, और एक्सॉल्टेड भी यही है। सेवेंथ का हो गया। एट्थ में, एट्थ राशि कोई भी पावरफुल नहीं है यहाँ। मृत्यु की राशि, मृत्यु तुल्य कष्ट, तो सब डरते हैं कि कौन जाए यहाँ। अच्छा राहु तीन में था तो केतु को जस्ट अपोजिट घूमना है उसके। और केतु गुरु का चेला है, याद रखिए। केतु इज चेला ऑफ जुपिटर। तो अपने गुरु के घर जाकर उसे बड़ा अच्छा लगता है, पावरफुल फील होता है। टेंथ हाउस कर्म का घर है। कर्म करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे मंगल पावरफुल हो गया। यानी कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्लेनेट इस हाउस में बैठा है, समझ जाइए कि वो अपने उच्च के स्थान पे बैठा है। चाहे वो किसी भी राशि में बैठा हो, अगर आप वैदिक में देख रहे हैं तो भी इस हाउस में है तो वो पावरफुल हाउस में आ गया। 11 नंबर राशि में कोई भी पावरफुल नहीं होता। 12 नंबर राशि में शुक्र होते हैं, वीनस। ये है इनके एक्सॉल्टेड पॉइंट, जहां पर इनके पास पावर ज्यादा है, ज्यादा स्ट्रांग है ये प्लेनेट। अच्छा रिजल्ट देंगे बुरा रिजल्ट देंगे ये सब्जेक्टिव है, ये डिफरेंस समझना है। इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये दिमाग में रखना है। अभी दूसरा समझते हैं, फॉल। फॉल मतलब वीक हो जाना, डेबिलिएटेड हो जाना, उसको समझते हैं। अब सन यहाँ पावरफुल थे, तो शनि ने कहा कि यार तुम यहाँ पावरफुल थे, हम कमजोर हो जाएंगे। सैटर्न यहाँ पावरफुल था, तो सन यहाँ कमजोर हो जाएगा। जुपिटर उल्टा हो जाएगा सब, देखिए मार्स यहाँ से इधर आ जाएगा, जुपिटर यहाँ से इधर चला जाएगा। मरकुरी की जगह यहाँ पे वीनस आ जाएगा, और वीनस की जगह मरकुरी आ जाएगा। मून अपना घर बदल देगा, यहाँ से उल्टा चला जाएगा। राहु केतु समझ गए होंगे आप। राहु यहाँ पे वीक है, केतु यहाँ वीक है। इनकी फिलॉसफी समझना है तो बहुत इजी है। फर्स्ट हाउस सूर्य का घर है, पक्का घर भी उसका है, एक्सॉल्टेड पॉइंट भी उसका है। तो सूर्य और शनि आपस में दुश्मन होते हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो वो अपने दुश्मन के घर बैठा है, जहां पर दुश्मन सबसे ज्यादा पावरफुल है, सूर्य का। कि राजा साहब शादी के घर में झुकना पड़ता है उनको, पार्टनरशिप के घर में दूसरे की बात माननी पड़ती है, जबकि राजा का एटीट्यूड है मेरी मानो। इसलिए वो सेवेंथ हाउस में वीक हो जाते हैं। और ऊपर से आप ये भी लगा सकते हो कि शनि यहाँ पर पावरफुल होता है, इसलिए सूर्य यहाँ पे वीक होता है। चंद्रमा आठवां घर मृत्यु तुल्य कष्ट, बस चंद्रमा का नेचर कष्ट देना थोड़े है, चंद्रमा तो एक नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है। और 8 नंबर राशि मडी वाटर को दर्शाती है, गंदे पानी को। और चंद्रमा है साफ पानी।
कैंसर राशि 4 नंबर राशि है साफ पानी। 8 नंबर राशि है गंदा पानी। 12 नंबर राशि है नमकीन पानी। पानी से क्या मतलब है? ये राशियों के ये जल तत्व की राशियां। ठीक है। चंद्रमा यहाँ पे बहुत वीक हो। अभी 8वें घर में किसी का आप में से चंद्रमा बैठे तो आपको क्या समझ लेना है कि मेरा चंद्रमा गया पानी में, नाली में गया, पानी में भी नहीं नाली में गया। मंगल को देखते हैं। मंगल कह रहा है कि यार सामने टेररिस्ट आया है तो मुझे तो गोली मारनी है उसको, वहां पे मुझे इमोशनल थोड़े होना है कि ये भी तो एक इंसान है, इसका तो बस ब्रेन वॉश किया गया है, इसके भी तो कुछ ह्यूमन राइट्स होंगे। अरे वो टेररिस्ट है, उसने कितने लोगों का मर्डर किया होगा, कितने लोगों को बम ब्लास्ट में उड़ाया होगा। तो मेरा काम लॉजिकल और प्रैक्टिकल रहना है। पर चंद्रमा फंस कहाँ गया? इमोशन के हाउस में, चंद्रमा के घर में। 4th हाउस चंद्रमा का घर है ना पक्का। इसलिए चंद्रमा को वहां अपना जैसा महसूस नहीं होता, इसलिए वो वहां पे कमजोर माना गया। इसी तरह से जुपिटर को देखिए। जुपिटर एक पंडित जी हैं। पूजा पाठ धर्म ज्ञान लेना ज्ञान देना ये काम है, और यहाँ पे उनसे कहा जा रहा नहीं, वर्क वर्क वर्क। 10th हाउस कर्म के घर में है। तो अपना जैसा महसूस नहीं होता, वीक फील होता। जुपिटर एक जुपिटर को काम धंधा नहीं आता, बिजनेस समझ नहीं आता। उसे पढ़ाई नॉलेज फिलॉसफी ज्ञान ये सारी बातें समझ आती। इसलिए आज 10th हाउस जुपिटर में बोला भी गया है, नेकी करो जूते खाओ। ठीक है। बहुत क्यों गलीबल हो जाता है यहाँ पे इंसान, नेचर उसका गलीबल हो जाता है, जरूरत से ज्यादा मदद करने लग जाता है अपना नुकसान करके भी। वीनस 6th हाउस में आया। वीनस को खर्चा कराना है, पैसा देना है और खर्च कराना है आपसे, ताकि आपकी जिंदगी में शानो शौकत आए, लग्जरी आए। डाल कहाँ दिया गया उसे? रोग रिपूर्ण। तो खर्चा कहाँ करवाएगा? यहीं कराएगा आपको, दुश्मनों के ऊपर, कोर्ट कचहरी में, बीमारियों में, दवाइयों में। कर्ज लिया उसका लोन भरने में। वीनस को ये सब नहीं पसंद। इसलिए वीनस जब 6th हाउस में किसी को मिलता है तो उसका खर्चा इन्हीं सब चीजों में होता है। या फिर वो हेल्प के लिए मदद के लिए डॉक्टरों के पास भागता है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास भागता है। वीनस 6th हाउस कमजोर है। राहु 9th हाउस। राहु है आउट ऑफ द बॉक्स। जो चीज अभी तक नहीं हुई वो चीज करनी है। 9th हाउस है परंपरा, जो चीज चली आ रही है वही करो। अपोजिट है। 3rd हाउस हार्ड वर्क, केतु कहता है डिटैचमेंट स्पिरिचुअलिटी, भगवान का नाम लो। अपोजिट हाउस है। मरकुरी बिजनेस करवाना चाहता है, रख दिया गया उसे लॉस के हाउस में, खर्च के हाउस में। अपोजिट हाउस है। तो ये इसकी इन प्लैनेट्स के नेचुरल डेबिलिएटेड पॉइंट्स हैं। तो अभी हमने 3 चीजें सीखी। एक होता है पक्का घर। पक्के घर में क्या होता है? उस प्लेनेट के और उस हाउस के सिग्निफिकेंस मैच करते हैं। कि मैं जीवन का कारक हूं, मेरी वजह से जिंदगी है, इसलिए पहले घर का मालिक मैं हूं। तो पहला घर मेरा पक्का घर है। फिर हमने सीखा एक होता है राशि का भी मालिक। जैसे पहला घर राशि वाइज अगर हम देखें तो उसका लॉर्ड कौन हो जाएगा? मेष राशि का मंगल। फिर हमने देखा एक्सॉल्टेड पॉइंट, कि मेरा नेचर जैसा है इस हाउस में भी वही सब हो रहा है। आप में से अगर कोई क्रिएटिव इंसान हो, उसको ऐसी जगह जॉब मिल जाए जहां पर और बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं, तो उसको बहुत ज्यादा पावरफुल इम्पावर महसूस होगा। ऐसे ही हमारे प्लैनेट्स हैं। आपको अगर ज्योतिष समझना है, प्लैनेट्स को इंसानों की तरह लेने लग जाइए। क्या आप कैसे रिएक्ट करते जब आप अपने दुश्मन के घर होते? वैसा ये भी रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे शनि को नीच क्यों बोला मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, कि वो राजा का घर है। फिर हमने डेबिलिटेड समझा, कि कुछ हाउस ऐसे भी हैं जहां पर प्लेनेट पूरा अपना रिजल्ट नहीं दे पाते, क्योंकि वहां पे उनकी वाइब मैच नहीं हो रही है उससे, करना कुछ और चाहते हैं। अब जैसे आप समझो, आप लव मैरिज करना चाहते हो और घर वाले कह दें कि मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा तभी तुम्हारी डोली उठेगी, तो आप उस घर में सुखी रहोगे?
रोज कहोगे कि मेरी पिंकी से मेरी शादी करा दो, घर वाले कहेंगे नहीं पहले मेरी लाश से दूर दो, दुखी हो जाओगे आप। तो आप जो चाह रहे हो वो उस हाउस में नहीं मिल रहा है। दैट इज वाई वो वीक है, डेबिलिटेड है। ये कुछ बेसिक्स थे जो आपको याद रखने हैं। ब्लाइंड, अंधी, ब्लाइंड प्लैनेट्स, हिंदी में क्या बोलेंगे? अंधे प्लैनेट्स, अंधे हो गए। अंधे प्लेनेट, इसका क्या मतलब है? रूल समझते हैं। रूल है दो या दो से ज्यादा एनिमी प्लेनेट अगर 10th हाउस में बैठ जाएं तो वो प्लेनेट अंधे हो जाते हैं। दो या दो से ज्यादा एनिमी प्लेनेट अगर आपके 10th हाउस में बैठ जाएं तो उन्हें अंधे प्लैनेट्स या अंधे ग्रह बोला जाता है। जैसे शनि और सूर्य, सूर्य और राहु, ये एनिमी प्लैनेट्स है। मून एंड केतु, ये एनिमी प्लैनेट्स है। एनिमी और फ्रेंडली तो पकड़ लेंगे ना। एनिमी फ्रेंडली, कल एक लिस्ट दिखाई थी, नहीं याद आ रहा है तो वहां जाके देख लेना। क्यों, क्यों हो जा रहे हैं अंधे, क्यों छीन रहे हो मेरी आंखों की रोशनी? और क्यों सिर्फ 10th हाउस, बाकी का क्यों नहीं? तो लाल किताब ने कहा कि 10th हाउस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशन है, करियर है, कर्म है। और इस पूरे घर का जो मालिक, देखो मालिक भी इसका अगर राशि वाइज देखो तो शनि है, और पक्का घर भी किसका है? शनि। तो शनि का यहाँ पे आधिपत्य है। शनि कहता है कि मेरे घर में दो लोग लड़ रहे हैं। अच्छा देखो, एक प्लेनेट में अंधा नहीं बनाएगा। लाल किताब में शनि को आंखों का कारक बोला गया, आई साइट। इसीलिए जब 4th हाउस में शनि बैठता है चंद्रमा के घर में तो आंखें कमजोर हो जाती, क्योंकि वो अपने एनिमी के हाउस में बैठा है। देख लेना आप में से जिसका 4th हाउस में होगा, आंखों में दिक्कत आ रही होगी, नहीं आ रही हो तो आ जाएगी। तो अंधेपन का कारक शनि है। शनि कहता है कि मेरे घर में आओगे तो अंधा होना पड़ेगा, लेकिन किसी एक प्लेनेट को नहीं कर पाता, क्योंकि वो फाइट बैक करता है। जैसे सूर्य अकेला होना यहाँ पे, तो शनि उसे अंधा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सूर्य फाइट बैक करेगा। लेकिन अगर हम सूर्य के साथ उसका एनिमी प्लेनेट डाल दें, चाहे राहु डाल दें चाहे शनि डाल दें, अभी क्या होगा? सूर्य पहले से झगड़ा कर रहा है राहु के साथ। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसको, मेरे घर है, ये मेरा घर है, इसमें एक दुश्मन आया, तो मैं तब ज्यादा उसको हरा पाऊंगा जब वो अकेला है और उसका ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर है, या तब आराम से हरा पाऊंगा जब वो किसी और से लड़ रहा है और पीछे से जाके मैं चाकू भोग दूं उसको? दैट इज वाई दो प्लेनेट होने जरूरी हैं, ताकि सूर्य या जुपिटर मरकुरी ये आपस में तो लड़ ही रहे थे, शनि और हावी होकर इनको परेशान करेगा। अब सिम्टम्स क्या है? होगा क्या? अंधे तो हो गए वो, अब क्या होगा? इम्बैलेंस इन प्रोफेशनल लाइफ, कॉन्स्टेंटली सीकिंग स्टेबिलिटी इन प्रोफेशन, कॉन्स्टेंटली क्राइंग फॉर अ स्टेबल प्रोफेशन, यानी कि करियर को डैमेज करेगा। बार बार करियर बदलना, जॉब बदलना, करियर शुरू ना हो पाना, दो तीन बार पूरा पूरा करियर ही बदल देना, ऐसे सिम्टम्स आते हैं अगर आपके हॉरोस्कोप में इस तरह का कोई योग बन रहा है। इम्बैलेंस इन प्रोफेशनल लाइफ।
एनीबडी हु इज एक्सपीरियंसिंग दिस। तो लाल किताब ने कहा कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा अंधे ग्रह बैठ गए हैं और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में टर्मोइल, यू आर फाइंडिंग फाइंडिंग स्टेबिलिटी इन योर प्रोफेशनल लाइफ, 10 अंधे लोगों को खाना खिलाओ। 10 अंधे लोगों को खाना खिला दो। कब खिलाना है? हर साल खिलाना है, एवरी ईयर। सैटरडे, कोई भी सैटरडे चूज कर लीजिए, या हर 3 महीने में भी तो कर सकते हैं। मुश्किल है खाना खिलाना कि मुश्किल है अंधे लोग ढूंढना? वो भी एक साथ। सो यू कैन विजिट टू अ ब्लाइंड स्कूल, जहाँ पे अंधे बच्चे पढ़ते हैं। लाल किताब ने कहा कि एक बार कर लो, पर मेरा मानना है कि ये अच्छा काम है, बड़ा पुण्य का काम है, और सिर्फ खाना ही क्यों, कपड़े भी दीजिए, पढ़ाई लिखाई का सामान भी दीजिए, धन भी दीजिए, जितना आपको दे सकते। ओके, प्लीज डू इट। ये इसकी रेमेडी है। ये रेमेडी है 10th हाउस को बेटर करने की, उसका अंधापन हटाने की। इनका जुपिटर और मरकुरी है, इन दोनों की भी रेमेडी करनी पड़ेगी। किसी का सन सैटर्न बैठा है तो सन की अलग, सैटर्न की अलग। और अंधे लोगों को खाना खिलाना वो तो अलग। किसी का सन राहु बैठा है तो राहु की अलग, सन की अलग, और अंधे लोगों को खाना खिलाना अलग। और ये आप पीरियोडिकली करें, एवरी 3 मंथ सैटरडे चूज कर लीजिए। और नहीं हो पा रहा है सैटरडे को, तो एक पुण्य का काम है, कभी भी कर लीजिए। ये था पूरी अंधी। अभी एक नेक्स्ट है आधी अंधी। उसको हिंदी में कहते हैं रतांध, रात में नहीं दिखता। ठीक है, रतांध कुंडली, या हाफ ब्लाइंड हॉरोस्कोप। हाफ ब्लाइंड हॉरोस्कोप। सन इन 4th हाउस, सैटर्न इन 7th हाउस। अगर किसी का सूर्य चौथे घर में बैठा है, सन इन 4th हाउस एंड सैटर्न इन 10th हाउस, तो हम इसको बोलेंगे हाफ ब्लाइंड प्लेनेट, और बोलेंगे रतांध कुंडली। क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ पे ये सैटर्न सन को हार्म करता है अपने आस्पेक्ट से। उसके बाद ये कमजोर हो जाता है सूर्य, और ये कमजोर सूर्य आपके 10th हाउस को देखता है, और फिर ये होने लग जाता है सेम। प्रोफेशनल लाइफ में हलचल होती है, और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं होती है, ये आपकी पर्सनल लाइफ को में भी आपका मेंटल पीस छीन लेता है। पर्सनल लाइफ में भी आपका मेंटल पीस छीन लेगा। तो दो जगह परेशान करेगा ये हाफ ब्लाइंड। देखिए, फुल ब्लाइंड कर रहा था सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में परेशान, हाफ ब्लाइंड आपको प्रोफेशन में तो करेगा ही करेगा, आपके मेंटल पीस और आपके घर में भी आपको परेशान करेगा। यहाँ पे लाल किताब में ये लिखा है कि शनि अपने एस्पेक्ट से, दृष्टि से, अभी हम दृष्टियां डिस्कस करेंगे, ठीक है, सूर्य की रोशनी को छीन लेता है। ये चंद्रमा का पक्का घर है, तो बस चंद्रमा की रोशनी बच जाती है, इसीलिए आधा ब्लाइंड। अब ये मेलेफिक सन या कमजोर सूर्य प्रोफेशन के हाउस को देखता है। पहले तो कमजोर हुआ, तो जहां बैठा था उसे डैमेज, वो डैमेज हो गया, ठीक है, और जहां देखा सूर्य ने वो भी डैमेज हो गया। ये लाल किताब का सूत्र है, किताब में लिखा हुआ मिलता है।
अगर फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है तो ये शनि और डैमेज करेगा। अगर फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा है तो ये सैटर्न और ज्यादा डैमेज करेगा सूर्य को, यानी कि और ज्यादा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में पीस को छीन लेगा। अब यहाँ पे जरा मैं चाहूंगा आप अपना कॉमन सेंस यूज करें और मुझे ये बताएं कि रेमेडी अगर बतानी हो तो सूर्य की रेमेडी बतानी ज्यादा जरूरी है या शनि की बतानी ज्यादा जरूरी है? सूर्य तो चुपचाप बैठा था ना फोर्थ हाउस में, उसने तो किसी को उंगली नहीं की। ठीक है, ये तो सैटर्न है जो कि सन को डैमेज कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम रेमेडी बताएंगे वो सैटर्न की बताएंगे, शनि की। क्या रेमेडी बताएंगे शनि की? कि एक बांसुरी लेनी है, जितनी बड़ी मिल जाए उतना अच्छा, मतलब बहुत बड़ी भी नहीं, नॉर्मल इतना बड़ा ले लेना, 1-1.5 फीट की। वो 5-10 रुपए वाली नहीं, छोटी सी वाली, थोड़ी सी बड़ी लेना। ठीक है, 200-300 खर्च करना। उस बांसुरी में चीनी भरेंगे, शक्कर, ब्राउन शुगर। ठीक है, स्पेशली ब्राउन शुगर लिखा। और उसको किसी वीरान जगह पे दबा देंगे शनिवार के दिन, रात, शनिवार की रात में। लाल किताब का ये उपाय है। उपाय नंबर 2। उपाय नंबर 2 किसको बताना है? जिसके फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है। उपाय नंबर 1 जब फर्स्ट हाउस खाली था। उपाय नंबर 2 जब फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लेनेट था। मटका लेंगे एक, मटका नहीं, क्या बोलेंगे उसे, छोटा सा उसे, मिट्टी का बर्तन। ठीक है, एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन में, हाँ पॉट, छोटा सा पॉट, जब ज्यादा मटका तो बहुत बड़ा हो जाता है ना, छोटा सा पॉट लेना है। उसमें शहद भरना है, हनी। और उसको आपको किसी वीरान जगह मतलब जहां कोई आता जाता नहीं है, ज्यादा हलचल नहीं होती है, सुनसान एरिया। और उसको शनिवार की रात में गाड़ देंगे। कुल्हड़ नहीं, कुल्हड़ और छोटा हो जाता है, कि पहले चाय पी लेता हूँ फिर उसमें शहद भर के गाड़ आऊंगा। ये उपाय आपको पूरी लाइफ में एक बार करना है, वंस इन अ लाइफ। नाइट में एनी टाइम स्पेसिफिक नहीं, नहीं, रात में कभी भी करें, सनसेट के बाद कभी भी करें, अंधेरी रात। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वर्चुअस प्लैनेट्स। वर्चुअस प्लैनेट या फिर हिंदी में धर्मी ग्रह। धर्म, धर्मी ग्रह। धर्मी ग्रह। राहु अगर चौथे घर में बैठा है तो धर्मी ग्रह बन जाता है। धर्मी ग्रह का मतलब क्या है? मतलब है कि मैं अपनी बदमाशी, मैलेफिक रिजल्ट अब नहीं दूंगा, अब मैं धर्मी हो गया हूं, सात्विक हो गया हूं। तो राहु जब फोर्थ हाउस में आता है, फोर्थ हाउस इज द पक्का घर ऑफ विच प्लेनेट? मून। तो राहु को लाल किताब में एक पागल हाथी बोला गया। पागल हाथी को पानी में अच्छा लगता है। या फिर इसको ऐसे समझिए कि इंसान चाहे कितना बदमाश हो, वो अपनी माँ के गोद में हमेशा सुकून पाता है।
तो राहु यहाँ पे परेशान नहीं करता, वो धर्मी बन जाता है। के केतु सैटर्न इन 11th हाउस। शनि 11वें घर में जब जाते हैं तो वो भी धर्मी बन जाते हैं, उनको धर्म का भूत सवार हो जाता है कि अब मैं अपने बुरे फल नहीं दूंगा। ये है धर्मी ग्रह। क्यों करता है सैटर्न ऐसा 11th हाउस में, सिर्फ स्पेसिफिक 11th हाउस में? एक तो ये उसकी खुद की राशि वाला घर है, रीजन नंबर वन। दूसरा, ये जुपिटर का पक्का घर है। इसीलिए जो दूसरा कॉन्सेप्ट निकला, धर्मी कुंडली, वो भी सैटर्न और जुपिटर से ही निकला, कि सैटर्न एंड जुपिटर साथ में, यानी कि कंजंक्शन, 6th 9th 11th एंड 12th, छठे, नवे, 11वें या 12वें घर में बैठ जाए तो पूरी की पूरी कुंडली ही धर्मी हो जाती है। यानी कि अब कुंडली में कोई भी मेलेफिक प्लेनेट हो, वो ज्यादा परेशान नहीं करेगा। लाल किताब में शनि को गुरु बोला गया राहु और केतु का। शनि इज द मास्टर ऑफ राहु एंड केतु। राहु एंड केतु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट सैटर्न फ्रॉम, अकॉर्डिंग टू लाल किताब। अब जब मालिक ही, एक होता है बॉस, एक होता है बॉस का बॉस। यहाँ पे सैटर्न के बॉस, सैटर्न बॉस है राहु केतु का, और सैटर्न का बॉस जुपिटर है। तो जब शनि गुरु के सानिध्य में चले गए, तो राहु केतु भी परेशान नहीं करते, अच्छे रिजल्ट देते। मतलब जितना मारना था उतना नहीं मारते, बचाते हैं आपको।